अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप इस बात को जानते हो कि अशोक के अभिलेख अशोक के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इवन यहाँ तक कि एक भारतीय इतिहासकार ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका इतिहास भी लिखा, 1925 में लिखा। और इस इतिहासकार का नाम क्या था, या इन इतिहासकार का नाम क्या था, तो डॉक्टर D.R. भंडारकर, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सन 1925 में अशोक के अभिलेखों को आधार बना करके सम्राट अशोक का इतिहास लिखा था। इस बात को ध्यान रखें, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उस पुस्तक का नाम था अशोक। इस बात को ध्यान रखें। अब अशोक के अभिलेख उसे जानने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन अभिलेख होता क्या है, अभिलेख की परिभाषा क्या होती है? ध्यान के अभिलेख का शाब्दिक अर्थ या परिभाषा देखी जाए तो कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, कोई भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड, कोई भी महत्वपूर्ण लेख को हम अभिलेख कह सकते हैं। लेकिन जब हम इतिहास की दृष्टि से अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तो अशोक के अभिलेख के संदर्भ में उसकी परिभाषा यूं दी जाएगी कि किसी भी कठोर स्तर पर कोई भी उत्कीर्ण लेख को हम क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखें। कठोर सतह होगी और उस पर कोई उत्कीर्ण जो कोई लेख होगा उसे क्या बोला जाएगा? अभिलेख बोला जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। अब हम केवल इस वीडियो में या इस टॉपिक में अभिलेखों की सामान्य चर्चा करेंगे। कौन से शिलालेख में क्या मिलता है, या कौन सा स्तंभलेख इंपॉर्टेंट किस लिए है, या कौन से स्तंभलेख के बारे में कौन सा तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इसके ऊपर इस वीडियो में इस टॉपिक पर सामान्य चर्चा करेंगे ताकि इसका जो बेस है वो हमारा तैयार हो जाए। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए। अब अलग अलग पुस्तकों में अभिलेखों के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। कई पुस्तकें ऐसी है, अच्छा कुछ बातें कॉमन है, जैसे कि अभिलेखों को शिलालेख में, स्तंभलेख में, गुहा लेख में, या लघु शिलालेख में, या लघु स्तंभ लेख में, स्मारक लेख में, इस प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन कई किताबों में जैसे विराट का शिलालेख है वो किसी पार्ट में दे दिया, जैसे भाबरू का शिलालेख है वो किसी अन्य पार्ट में दे दिया, या रोमिंदेई स्तंभ लेख है उसे स्मारक लेख के नाम से बता दिया, या निगाली सागर जो लेख है उसे भी स्मारक लेख में बता दिया, तो किसी में स्तंभ लेख में बता दिया। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो, ऐसा प्रयास रहेगा। तो अच्छा, इनके अलावा अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के दौरान हमें सावधानी क्यों रखनी चाहिए? यानी कि अशोक के अभिलेखों को आधार बना करके हम यदि इतिहास का अध्ययन करें या अशोक के काल का अध्ययन करें तो हमें क्या क्या सावधानी और क्यों सावधानी रखनी चाहिए, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। उनमें से केवल 2 या 3 फैक्ट पर हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कारण और कार्य, या यूं कह दीजिए कथन और कारण के संदर्भ में अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमारा वो गलत ना हो। ठीक है, अब बात करें। पहली बात तो अभिलेखों के अध्ययन विषय को, यानी कि जिस विषय में अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन करने वाला विषय क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिए। और अब ध्यान रखिए, अभिलेखों में हमने जो सामान्य वर्गीकरण है जो प्रत्येक पुस्तक में मिलेगा और कॉमन जो वर्गीकरण है वो यहाँ लिखा है। शिलालेख 14 मिलते हैं। कितने स्थानों से मिलते हैं? 8 स्थानों से मिलते हैं। अब ये कौन कौन सी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हम इस वीडियो में केवल शिलालेख पर ही चर्चा करेंगे। मुख्यतः ये कौन कौन से शिलालेख है, कहां से मिले, इस पर चर्चा करेंगे। बाकी लघु शिलालेख हुआ 2। ये जो अशोक के वो लेख जो कि मुख्य शिलालेखों में शामिल नहीं थे उन्हें बोला गया लघु शिलालेख। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये जो लघु शिलालेख है इनके ऊपर संक्षिप्त में बातें लिखी गई है, संक्षिप्त में राजा के लिखी गई, संक्षिप्त में आदेश लिखे गए। हो सकता है ये भी रीजन हो सकता है कि इनको लघु कहा गया। ठीक है, उसके बाद में अच्छा इनके 1 पैरा या 2 पैरा तक सीमित है। ये जो लघु शिलालेख है ना ये 6 स्थानों से मिले। उसके बाद बात करें स्तंभ लेख की तो ये 7 है। संख्या में कितने? 7। और कितने स्थानों से मिले? 6 स्थानों से मिले। और लघु स्तंभ लेख कौन कौन से स्थानों से मिले? सारनाथ, सांची, इलाहाबाद कौसम से मिले। और इलाहाबाद कौसम का जो लघु स्तंभ लेख है उसे रानी का लेख के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अशोक की जो रानी थी कारुवाकी या चारुवाकी उसने कुछ दान दिया था और उस दान के संबंध में इसके ऊपर कुछ चर्चा मिलती है। इस वजह से इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसके बाद बात करें गुहा शिलालेख की तो गुहा शिलालेख कहां से मिलते हैं? गुहा का मतलब गुफा, ठीक है ना। और स्तंभ लेख, जो लेख स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया गया उसे क्या बोला गया? लघु स्तंभ लेख या स्तंभ लेख कहा गया। इसके बाद बात करें गुहा शिलालेख कहां से मिलते हैं? बराबर वह नागार्जुन की गुफाओं से मिलती है। दोनों बिहार से संबंधित है। आप इस बात को जानते हो कि बराबर की पहाड़ियां कहां स्थित है? बिहार में।
और नागार्जुन की पहाड़ियां भी कहाँ स्थित है? बिहार में। अब बराबर की पहाड़ियां क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर अशोक ने आजीविक संप्रदाय के जो लोग थे, आजीविक संप्रदाय के जो भिक्षु थे, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और वो गुफा कौन कौन सी, आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो पहली थी कर्ण चौपड़। अब ध्यान रखिए भी, इस चौपड़ को थोड़ा कंफ्यूजन है, कई किताबों में कर्ण चपार भी लिखा मिलता है, तो ध्यान रखिए। दूसरी बात है, दूसरी जो गुफा है वो है सुदामा, और तीसरी जो गुफा है वो है विश्व झोपड़ी, और चौथी जो गुफा है वो कौन सी है? लोमस ऋषि की गुफा। इस बात को ध्यान रखिए, ये 4 गुफाएं थी जो अशोक ने बनवाई थी और आजीविकों को दान में दी थी। इसके अलावा अशोक का पोता आएगा कि दशरथ, उसने भी यहाँ 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब ये टोटल गुफा होगी 7, तो इस वजह से इनको बोला गया सप्तगर्भा, यानी कि बराबर की 7 जो गुफाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? सप्तगर्भा के नाम से पुकारा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें नागार्जुन की गुफाएं, ये दोनों ही कहां पड़ती है? बिहार में पड़ती है। और यहाँ अशोक की गुहा शिलालेख मिलती है। वे शिलालेख जो गुफाओं में मिले उन्हें क्या बोलते हैं? गुहा शिलालेख। उसके बाद बात करें अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर डी आर भंडारकर ने लिखा। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इन्होंने 1925 में अशोक के अभिलेखों को आधार बना करके उसके शासनकाल की जानकारी का विवरण दिया था, और जिस पुस्तक में विवरण दिया उस पुस्तक का नाम था अशोक। इस बात को जान के, और ये कब लिखी गई, कब छपी? 1925 में। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं, अब हमने कहा था कि शिलालेख पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो शिलालेख 14 है, ठीक, 2 तो खरोष्टी लिपि में और 12 बाकी बची, वो कौन सी में? ब्राह्मी लिपि में, ठीक। एक द्विभाषी शिलालेख मिलता है यूनानी और अरेमाइक लिपि का, जो कंधार से और कंधार के आसपास जो उस समय, क्योंकि वहाँ यूनानी लोग ज़्यादा बसते थे, यवन जो यूनानी लोग थे वो ज़्यादा बसते थे उस समय की बात करें, तो इस वजह से वो जो शिलालेख है वो यूनानी और अरेमाइक दोनों लिपियों में लिखा गया। इस बात को ध्यान के, और ये उत्तरी भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा जो उसमें था, आप यूं कह दीजिए अफगानिस्तान का जो इलाका था उसमें बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें शिलालेख 14 8 स्थानों से मिले हैं। अब कौन से में क्या मिला है, कौन से में क्या नहीं मिला है, ये बाद में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये 8 स्थान कौन कौन से, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक कौन सी है? ए श्यामा कालपी सोगी धोली जागे, ए श्यामा कालपी सोगी धोली जागे, यानी ये ट्रिक है। इसका मतलब क्या होगा? ए का मतलब होगा एरागुडी, ठीक है, मैं इसको मिटो करके लिख रहा हूं। ए का मतलब होगा, ये मैं एक बार साफ कर रहा हूं इसको, ए का मतलब होगा एरागुड्डी, ठीक है, एरागुड्डी, ठीक। शाह का मतलब होगा शाहबाजगढ़ी, ठीक। मां का मतलब होगा मान सेहरा, ठीक। कालपी, कालपी हो ही गया पूरा, कालपी कहां पड़ता है? यूपी में। सो का मतलब क्या होगा? सो का मतलब सुपारा, ये किसी से मिलता है? महाराष्ट्र से। गी का मतलब क्या होगा? गिरनार, गी का मतलब क्या होगा? गिरनार, ये कहां पड़ता है? गुजरात में। और धौली, धौली है ये कहां पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। और आप इस बात को जानते हो कि जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, तो कलिंग के लोगों को उस कलिंग का जो विभत्स, जो भयंकर युद्ध था, उसकी स्मृति नया दिलाने के लिए अशोक ने कलिंग विजय का जो 13वां शिलालेख था उसे कलिंग में उत्कीर्त नहीं करवा करके कहां करवाया था? धौली और जौगढ़ में उत्कीर्त करवाया था। इस बात को जान के, उसके बाद जाके, इसका थोड़ा ध्यान, जोगढ़ है, जाके का मतलब होगा जोगढ़, ये दोनों कहां पड़ता है? धौली और जोगढ़ कहां पड़ता है? उड़ीसा में। इस बात को जान के, और पीछे यूपीएससी के जो आईएएस प्री परीक्षा हुई थी, यूपीएससी प्री, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, धौली और जोगढ़ का संबंध किस राज्य से? तो उड़ीसा से। इस बात को ध्यान रखिए। ये एक सत्यकूट और असत्य जो कथन है उनको पहचानने के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये 8 स्थानों से 14 शिलालेख मिलते हैं अशोक के। इस बात को ध्यान रखिए। अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या क्या सावधानी और क्यों रखनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। पहली बात ध्यान रखिए कि अशोक के जो अभिलेख है वो, उसमें केवल शासक के रूप में अशोक का ही वर्णन मिलता है, बाकी किसी शासक के कार्यों का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। इस वजह से, यानी कि वो व्यक्तिगत शासक के, यानी कि एक अशोक के अपने व्यक्तिगत
वो अभिलेख है, इस बात को ध्यान रखिए। उसमें किसी अन्य शासकों के शासकीय कार्यों का कोई विवरण नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये जो अभिलेख है वो राजकीय कृति है। राजकीय कृतियां मतलब सरकार के संरक्षण में लिखी गई है, सरकार के संरक्षण में इनका उत्कीर्ण हुआ है। और इस वजह से उस समय ये परंपरा थी, उस समय ये प्रथा थी कि जो किसी शासक का दरबारी होगा वो दरबारी कवि, इतिहासकार, लेखक जो भी उत्कीर्ण करता या लिपिकार, वो सारे लोग अपने अपने शासक की अवगुणों को, बुराइयों को, कमियों को, दोषों को, उन सब चीजों को वो छिपाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो उनकी गुण है, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनकी जो प्रतिभा, टैलेंट है, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। तो ये एक ऐसी परंपरा, एक प्रथा थी, एक उस समय के लेखकों, इतिहासकारों का एक गुण था। इनके दरबारी इतिहासकार अपने शासकों की कमी और गुण दोषों को तो छिपाते थे, उनके गुणों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते थे। इस वजह से इनको पढ़ने में सावधानी रखनी चाहिए। इन दो फैक्टरों का आप ध्यान रखिए। तो ये अशोक के अभिलेखों के बारे में सामान्य चर्चा थी। उसके बाद बात करेंगे हम लघु शिलालेखों की, लघु स्तंभ लेखों की, गुहा शिलालेखों की। और 14 शिलालेखों में कौन से शिलालेख में क्या मिलता है, जैसे कि प्रथम शिलालेख में या प्रथम जो वृद्ध शिलालेख भी बोलते हैं, इनको मुख्य शिलालेख बोल सकते हो, वृद्ध शिलालेख भी बोल सकते हो। तो प्रथम शिलालेख में पशु वध की निषेधाज्ञा का उल्लेख मिलता है, इस बात को जानते हैं। और 14वें जो शिलालेख, अंतिम शिलालेख है, उसमें 13 जो शिलालेख लिखे गए उनकी उत्कीर्णकर्ता, उनके लेखकों के नाम और उनकी जो गलतियां रह गई